हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको हाईवे ड्राइव में सुरक्षित रखेंगी। और अगर आप गाड़ी सीखना चाहते हैं और हाईवे में आपका जाना होता है तो वहाँ पर क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिससे आप सुरक्षित रहेंगे। अब इस वीडियो में आपको फुट मूवमेंट भी देखने को मिलेगा जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी कि कैसे कैसे हम अच्छे से अपनी गाड़ी को चलाना सीख सकते हैं, या फिर हाईवे में आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। अब देखिए हाईवे में क्यों दिक्कत निकल के ज़्यादा आती है, क्योंकि हाईवे में ना एक तो गाड़ियों की स्पीड होती है ज़्यादा। दूसरी चीज़, अगर आपको कहीं ओवरटेक करना है या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि गाड़ियों का फ्लो जो है ना बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको खाली रोडें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, कंटिन्यू गाड़ी आती रहती हैं। तो ऐसे में जो है कुछ गलतियाँ करने से आप थोड़ा रिस्क में पड़ सकते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। अब देखिए हाईवे में जब भी आप गाड़ी को लेके निकल रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत स्लो चलना है या बहुत फास्ट चलना है। एक स्पीड आपको सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपका स्किल उतना अच्छा नहीं है गाड़ी चलाने में, या फिर आपको गाड़ी चलाना सीखना है और आपको सिर्फ हाईवे पे ही चलना है, मतलब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पर आप क्या करिए कि आप पहले तो अपनी साइड पकड़ के चलिए। दूसरी चीज़ कि आपको हमेशा एक स्पीड सेलेक्ट कर देनी है। मतलब ऐसा ना हो कि आप बहुत हल्के चल रहे हैं, उसमें भी ज़्यादा रिस्क रहता है, और अगर आप बहुत तेज़ चल रहे हैं वो तो डेंजरस है ही। तो आपको एक एप्रोप्रिएट स्पीड सेलेक्ट करनी है। आप 50 तक आराम से चल सकते हैं अपनी गाड़ी में। फोर्थ गियर आप लगा दीजिए। अगर आपको ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, तो फोर्थ गियर तक आप अपनी गाड़ी को चलाइए। और धीरे धीरे जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही ख़राब पैच आया, मैंने सबसे पहले ब्रेक लगा के डाउन शिफ्ट करा। ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं जो गाड़ी चलाने वाले सीख रहे हैं। अब देखिए हम मिस्टेक क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हमें डाउन शिफ्ट करना है, वहाँ पर हम डाउन शिफ्ट ना करते क्या है कि हाफ क्लच का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अब हाफ क्लच को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डाउट रहते हैं जो नए नए ड्राइवर्स हैं उनके मन में, कि भाई हाफ क्लच अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्लच हमारा बहुत जल्दी ख़राब होता है। अब ये चीज़ जो है पूरी तरह से सही नहीं है। देखिए जहाँ पर भी हाफ क्लच की रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी आपने देखा ख़राब पैच आया या फिर अचानक से तेज़ टर्न आया, या भाई आपको एकदम ब्रेक लेने, वहाँ पर आप क्लच इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर गाड़ी को उठाने में कई बार हमें हाफ क्लच की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप हाफ क्लच को बिना बात के इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहीं पर आपको फोर्थ से थर्ड में आना है पर आपने सेम गियर में कंटिन्यू करा, वहाँ पर रिक्वायरमेंट डाउन शिफ्ट की थी पर आपने हाफ क्लच का इस्तेमाल करा, तो ऐसी हैबिट अगर आप डाल देंगे तो ना इसमें दिक्कत आएगी। अब देखिए यहाँ पर ब्रेक का काम है तो सिर्फ मैं ब्रेक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं, ब्रेक के साथ क्लच को दबाने लग जाते हैं। तो हाफ क्लच और भाई बिना बात के अगर आप क्लच को यूज़ कर रहे हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो क्लच है ना, इसकी लाइफ कम हो जाती है। एक दिन में ख़राब होने वाली चीज़ नहीं होती है क्लच, पर हाँ ये है कि गलत तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो क्लच प्लेट की जो लाइफ है ना, ये तेज़ी से नीचे आने लग जाती है। जहाँ इसने 10 साल चलना है वहाँ पर सिर्फ ये आपकी 4 या 5 साल ही चलेगा। तो इतना डिफरेंस आ जाता है अगर आप गलत तरीके से क्लच को ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी शार्प टर्न है, पर मैं सिर्फ ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ, और ये थोड़ा सा डाउनहिल पैच है तो यहाँ पर जो है मुझे डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लच का मैं तभी इस्तेमाल करूँगा जब कहीं पर सिचुएशन ऐसी आएगी, जैसे यहाँ पर देखिए एक डाउन शिफ्ट मैंने कर दिया है। तो जहाँ पर भी आपको गियर स्विचिंग करनी है या फिर स्पीड बहुत कम हो रही है तो वहीं पर आप क्लच का इस्तेमाल करेंगे। और हाफ क्लच आप किस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, या फिर आपकी गाड़ी स्लो है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा चढ़ाई लग गई है जहाँ पर आप रुके हैं और फिर आपको गाड़ी को उठाना है, तो वहाँ पर आप हिल्टो मेथड या फिर हाफ क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ फर्स्ट या सेकंड गियर में। इसके अलावा कहीं पर भी अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है, जैसे आप फोर्थ गियर में चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ी है उतनी और मुझे एक्सेलरेशन तुरंत चाहिए, तो आप हाफ क्लच का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, आप एक गियर डाउन शिफ्ट कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्लच को लेके, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं स्टीयरिंग के ऊपर। देखिए स्टीयरिंग ऐसी चीज़ है ना जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी जब आप गाड़ी को चला रहे हैं पर्टिकुलर स्पीड। देखिए अब मेरा स्टीयरिंग घुमाने का आप तरीका देख सकते हैं। हर किसी का ड्राइविंग स्टाइल अलग होता है, स्टीयरिंग होल्ड करने का तरीका अलग होता है, पर जो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है वो यही 3 o'clock और 9 o'clock होती है। मतलब राइट वाला जो हैंड है वो आपका 3 o'clock में होना चाहिए, लेफ्ट वाला हैंड जो है ये 9 o'clock में होना चाहिए। इसमें आपको बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है स्टीयरिंग व्हील में। अब ऐसा क्यों है कि यही पोजीशन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती है? देखिए जब आप स्टीयरिंग को इस तरह से टर्न कर रहे हैं ना, तो आपको एक पर्टिकुलर फीडबैक और जो हाथों में वेट पड़ता है ना, वो बहुत ही मतलब सॉर्टेड रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको ईज़ी लगता है। अगर आप अपने हाथ को 12 o'clock में रखेंगे और तब स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट करेंगे तो आपको थकावट ज़्यादा फील होगी। इसमें क्या होता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर रहता है दोनों हाथों में, और इसमें क्या है कि थकावट होने के चांसेस भी कम रहते हैं। तो अगर आप इस पोजीशन में स्टीयरिंग को होल्ड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ने वाला है आपको। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो इसी तरह से आपको स्टीयरिंग को होल्ड करना है, जिससे कि आपको
स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छे से पता चलता रहे और आपको थकावट भी कम होगी। तो स्टीयरिंग होल्ड करना अच्छे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आप पास लाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, टर्न सिग्नल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको जो है कम समय भी लगेगा। अब टर्न्स पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट में जो है कटिंग नहीं बताता हूँ कि भाई आपको स्टीयरिंग को कितना % मोड़ना है या एग्जैक्टली ऐसे ही मोड़ना है। आप देखिए मेरे हाथ की पोजीशन, जैसे ही ज़्यादा स्टीयरिंग टर्न करना पड़ा तो मैं तुरंत से स्विच कर देता हूँ हाथों की पोजीशन। तो आप जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से हाथों की पोजीशन को शिफ्ट करते रहिए, बट नॉर्मल केस में आपको 3 o'clock और 9 o'clock ही हाथ की पोजीशन रखनी है। टर्न करते हुए इस तरह से अगर हाथ कहीं पर कोलाइड हो रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक हाथ आपका है, अटक रहे हैं हाथ, तो वहाँ पर आपको एक हाथ को हटा देना है। कौन सा हाथ? जो हाथ आपका नीचे की तरफ जाता है। जैसे अभी मैंने राइट की तरफ मोड़ा तो राइट हैंड मेरा नीचे गया तो मुझे उसे हटाना है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड नीचे जा रहा है, देखिए दोनों अटक से रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में हटा दूंगा स्टीयरिंग व्हील से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी को स्पीड में चला रहे हैं, क्योंकि ऐसे में आपको अच्छा कंट्रोल मिलता है। स्टीयरिंग में आपकी जो ग्रिप है ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत टाइट पकड़ते हैं ना स्टीयरिंग को तो स्टीयरिंग को कट करने में दिक्कत आती है। दूसरी चीज़, अगर आप स्टीयरिंग को बहुत लूज़ पकड़ते हैं तो हो सकता है कि आपने सडनली स्टीयरिंग को काटा और वही स्टीयरिंग आपके हाथ से फिसल गया। तो ये दोनों चांसेस होने के पॉसिबिलिटी रहती है। तो भाई आपको थोड़ा सा स्टीयरिंग को अच्छे से होल्ड करना है और आप पोजीशन देख सकते हैं 3 o'clock और 9 o'clock पे आपके हाथ मोस्ट ऑफ द टाइम स्टीयरिंग में रहने चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम अगली चीज़ की, जो कि है आपका ब्रेक और एक्सीलरेटर का। अब इसमें क्यों ज़्यादा दिक्कत निकल के आती है, देखिए कई बार क्या होता है कि जब हमें ब्रेक लेने पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि भाई ब्रेक के साथ साथ क्लच का इस्तेमाल तो करते ही हैं, हम बिना बात के भी कई बार ब्रेक लेते हैं। अब इसमें दिक्कत निकल के क्या आती है, अगर आप कंटिन्यू लंबी ड्राइव करते हैं या आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो यूजुअली स्टार्टिंग के दिनों में हम छोटे गियर में गाड़ी चलाना सीखते हैं, जैसे कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, ठीक है। धीरे धीरे हम ऊपर के गियर में जाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप छोटे गियर में चल रहे हैं तो इंजन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ रहता है। प्लस ये है कि हम जब सीखते हैं तो हम थोड़ा सा रफ़ चलाते हैं गाड़ी। अगर आप ब्रेक भी उसी हिसाब से रफ़ लगा रहे हैं तो होता क्या है कि ब्रेक जो है ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। अगर आपकी भी ये हैबिट है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लगाते हैं फिर उसके बाद एक्सीलरेटर का यूज़ करते हैं तो गाड़ी का एक तो मोमेंटम टूटता है जिससे आपको एवरेज अच्छा निकल के नहीं आएगा। दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपके ब्रेक्स जो है ना ये ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होने लग जाते हैं। तो भाई ये दिक्कत आपके साथ ना है तो इसमें आपको 2 चीज़ें अप्लाई करनी है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेना है। अगर आप लंबी ड्राइव कर रहे हैं या आप सीख रहे हैं और आप मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक सीखते हैं, आप घंटों घंटों सीखते हैं, तो आपको बीच में कुछ टाइम ब्रेक ले लेना है। उससे क्या होगा आसानी आपको कि भाई आपको जो है थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा तो आपके जो ब्रेक हैं ये भी कूल डाउन हो जाएंगे और आपको भी थोड़ा सा मसल स्ट्रेच आउट करने के लिए टाइम मिल जाएगा। दूसरी चीज़, जब आप ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर जगह ऐसा नहीं होता है कि हमें ब्रेक ही लगाने होते हैं। कई बार आप एक्सीलरेटर से अपना पैर हटा देंगे तो गाड़ी की स्पीड थोड़ा बहुत कम आ जाती है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत हाई स्पीड में चल रहे हैं तो आप ब्रेक यूज़ ही ना करें, पर कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि सपोज़ एक हल्का फुल्का टर्न आया तो वहाँ पर हमें ब्रेक की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम ब्रेक का इस्तेमाल ना करेंगे तो भी भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हल्के फुल्के टर्न्स में मैं क्या करता हूँ कि मैं भाई ब्रेक से मतलब गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि एक्सीलरेटर से अपना पैर उठा लेता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी जो है ज़्यादा एक्सीलरेट नहीं करती है और थोड़ा थोड़ा स्पीड उसकी कंट्रोल में रहती है या कम आने लग जाती है। ये डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। अगर डाउनहिल में आ रहे हैं तो वहाँ तो आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। तो फ्लैट सरफेस पे आप चल रहे हैं, हल्का फुल्का थोड़ा सा चढ़ाई है, तो वहाँ पर आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि ब्रेक के साथ साथ कोई और भी चीज़ है जो गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल में रखे तो आपको जो है एक गियर डाउन शिफ्ट कर लेना है। जैसे आप 6th में चल रहे हैं या 5th में चल रहे हैं, जो टॉप गियर है आपकी गाड़ी का, तो एक गियर आप छोटे में चलेंगे तो इंजन ब्रेकिंग थोड़ा सा ज़्यादा काम करेगी टॉप गियर के मुकाबले। तो इंजन ब्रेकिंग के बारे में मैं डिटेल में अलग से वीडियो में बता चुका हूँ कि इंजन ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब भी आप गाड़ी को स्पीड से चला रहे हैं या डाउनहिल में चला रहे हैं, आपको नर्वसनेस हो रही है तो वहाँ पर छोटे गियर में चलेंगे तो गाड़ी जो है आपकी कंट्रोल तरीके से चलेगी। मतलब स्पीड एक पर्टिकुलर लिमिट तक जाएगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको सीखनी है कि आपको किस केस में ब्रेक का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से करना है और कहाँ पर जो है आप बिना ब्रेक के भी अपनी गाड़ी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ थी ब्रेकिंग से रिलेटेड जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें है कि भाई ओवरटेकिंग अगर आप सीख रहे हैं, मतलब अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और ओवरटेक आप नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कई लोगों के साथ। होता है क्या है, कई बार क्या है कि वो ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं तो उस चक्कर में 2 गलतियां वो कर देते हैं जो आपको कभी नहीं करनी। सबसे पहली गलती, जब आप स्पीड में चल रहे हैं किसी गाड़ी से ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको उसके बहुत क्लोज नहीं चलना है।
कई लोगों की हालत क्या है, ना तो वो ओवरटेक कर पाते हैं, ना ही वो डिस्टेंस मेंटेन करके पाते हैं, तो भाई वो क्या करते हैं, आगे वाली गाड़ी से बहुत क्लोज चलते हैं। तो ऐसे में ना आपको अच्छे से अंदाज़ा नहीं आएगा ओवरटेक करने का। अगर आपको ओवरटेक करना है तो एटलीस्ट आपको 5 से 7 फीट का डिस्टेंस सामने वाली गाड़ी से रखना ही रखना है। ऐसे में क्या होगा, आप भाई गाड़ी को अपना इनिशियल मोमेंट दे पाएंगे, जिससे कि भाई गाड़ी जो है अच्छे से ओवरटेक कर पाएगी। दूसरी चीज़ जो आपकी हेल्प करेगी ओवरटेक करने में, वो है कि भाई जब भी आप ओवरटेक करते हैं तो एक गियर आप डाउन शिफ्ट कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी ओवरटेक करने में। अब मैंने कई बार रोड पे देखा है लोगों को कि वो कम से कम 10 से 15 सेकंड तक कंटिन्यू बगल वाली गाड़ी के साइड बाय साइड चलते हैं, ओवरटेक नहीं कर पाते। अब इसके पीछे 2 फैक्टर होते हैं। एक तो भाई उनकी गाड़ी में या तो पावर ही उतनी नहीं होती है कि वो एकदम से ओवरटेक कर सकें। दूसरा फैक्टर, जब वो ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, बगल वाली गाड़ी जो है वो भी थोड़ा सा एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि आज के टाइम पे ना कोई भी बगल वाले को प्रायोरिटी नहीं देता है। अगर आप किसी से ओवरटेक कर रहे हैं तो वो भी कोशिश करेगा कि वो अपनी स्पीड को कम ना करे, वो भी मेंटेन रखेगा अपनी स्पीड को। तो उस चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। अब अगर स्पेस नहीं आ गई, अचानक से कोई गाड़ी आ गई, तो पैनिक सिचुएशन में हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी के ब्रेक तेज़ ले लें या फिर कोई गड़बड़ कर दें, क्योंकि समय पे गाड़ी को अपनी लाइन में वापस लाना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है अगर आप स्पीड में चल रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम निकल के ना आए, इसलिए आपको हमेशा अपनी गाड़ी को डाउन शिफ्ट कर लेना है। स्पेस देखना है आगे कि भाई मुझे क्लियर विजिबिलिटी है दूर तक कि कोई गाड़ी है या नहीं है। अगर गाड़ी है और आपको ओवरटेक तभी भी करना है तो आप अपनी गाड़ी को डाउन शिफ्ट करिए और ज़्यादा रेव करिए, जिससे कि आपकी गाड़ी बगल वाली गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा हाई आरपीएम पे रहे और एकदम से ओवरटेक कर ले। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। दूसरी चीज़ इसमें एक छोटी सी मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब आप ओवरटेक करते हैं तो आपको बगल वाले को गाइड ज़रूर करना है। या तो आप हॉर्न का इस्तेमाल करिए, ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मेंटेन करके चलिए, क्योंकि आप किसी से ओवरटेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिपक के करेंगे तो हो सकता है कि लेफ़्ट राइट का अंदाज़ा आपका गलत हो जाए, या फिर वो अपनी गाड़ी को थोड़ा सा लेफ़्ट राइट करेगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। टर्न्स पे ओवरटेक आपको नहीं करना है जब तक कि क्लियर विजिबिलिटी नहीं मिले। जैसे मैंने पहले भी कहा था, स्ट्रेट पैच आपको नहीं मिलता है तब तक भाई आपको ओवरटेक नहीं करना है। आपको 100% श्योर होना पड़ेगा कि भाई मैं ओवरटेक कर पाऊँगा, मेरी गाड़ी में इतनी पावर है, तो ही आप ये चीज़ ट्राई करिए, वरना आप तो दिक्कत में आएंगे ही आएंगे, बगल वाले का भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी चीज़ बात कर लेते हैं हम गियर शिफ्टिंग के बारे में। गियर शिफ्टिंग के बारे में एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी हम गियर शिफ्टिंग करते हैं ना, कई लोगों की आदत क्या होती है, वो बार बार जो है कुछ कुछ सेकंड में गियर को अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करते रहते हैं। मतलब थोड़ा सा स्पीड उनकी कम भी वो डाउन शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी वो अप शिफ्ट करेंगे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको स्पीड को कंट्रोल करना है, पर हर बार ये चीज़ करना भी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपको लग रहा है सामने सरफेस देखिए कि तेज़ से अभी देखिए थोड़ा सा चढ़ाई आ रही है, तो फिर भी आप गाड़ी को थोड़ा सा ट्राई करिए कि भाई उसी गियर में कंटिन्यू चल सके। अगर नहीं क्लाइंब कर पा रही है या नहीं चल पा रही है तो आप एक डाउन शिफ्ट कर सकते हैं या अप शिफ्ट कर सकते हैं। बार बार अगर आप बीच में गाड़ी का मोमेंटम तोड़ते हैं तो गाड़ी आपकी ना तो अच्छी फ्यूल इकोनॉमी देगी और ट्रांसमिशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो आप कोशिश करें जितना हो सके आप गियर की पावर को यूटिलाइज़ करिए। अपने ड्राइविंग स्टाइल को ऐसा रखिए कि आप एक गियर पे थोड़ा लंबे टाइम तक चल सकते हैं। मतलब लंबा टाइम ऐसा नहीं कि आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे एक ही गियर पे क्रूज़ कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बट हाँ, ये है कि अगर आप गियर को बहुत फ्रीक्वेंट अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करते हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो आपको अपनी ड्राइविंग स्टाइल ऐसी रखनी है कि आप सेम गियर में कंटिन्यू कर सकें, जिसके लिए आपको अपनी स्पीड को अच्छे से मेंटेन करना ज़रूरी है। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि जब आप गियर को अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करते हैं तो क्या आप स्किप कर सकते हैं। अब इसके पीछे छोटा सा फैक्टर है। देखिए, जब भी हम गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं, मतलब जैसे आपने गाड़ी को रोका फिर उसके बाद स्टार्ट करें, तो पहले हम फर्स्ट यूज़ करते हैं, फिर हम धीरे धीरे एक गियर ऊपर जाते हैं। अब धीरे धीरे जब हम एक गियर ऊपर जाते हैं ना, तो हमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हमें स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हैं तो आप स्पीड को थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर सेकंड लगाएंगे, फिर थर्ड लगाएंगे, फिर फोर्थ लगाएंगे। अगर आप ऐसे में गियर स्किप करते हैं तो आपकी गाड़ी का एक पावर बैंड जो है बीच में मिस हो जाता है, तो वो चीज़ सही नहीं है इंजन के लिए। इंजन में स्ट्रेस पड़ता है। तो आपको कोशिश करनी है जितना हो सके आप अपनी गाड़ी को गियर वाइज ही चलाइए, मतलब फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड गियर को स्किप नहीं करना है। डाउन शिफ्टिंग की बात अलग होती है। डाउन शिफ्टिंग में क्या है, वैसे तो डाउन शिफ्टिंग में भी कोशिश करें गियर को स्किप ना करें, पर डाउन शिफ्टिंग में आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि डाउन शिफ्टिंग में पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डाउन शिफ्टिंग में हम क्या करते हैं, गाड़ी को या तो रोक रहे होते हैं या फिर हमारी स्पीड इतनी कम होती है कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उसमें आपको करना क्या है, डाउन शिफ्टिंग में सपोज़ आप फिफ्थ से डायरेक्ट सेकंड गियर में आना चाहते हैं तो वो आप आ सकते हैं, पर उस टाइम सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको जो है उस टाइम अपनी गाड़ी की स्पीड को सेकंड गियर के हिसाब से लाना पड़ेगा। जैसे मैं 60 में चल रहा हूँ, मेरी गाड़ी की स्पीड जो है मतलब 60 है, मैं फिफ्थ गियर में चल रहा हूँ। अगर आपको सेकंड गियर में आना है तो आपको
15 या 16 के अराउंड अपनी स्पीड को रखना पड़ेगा, जिससे कि आप सेकंड गियर में जब आएंगे तो गाड़ी झटका नहीं देगी। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सही स्पीड में सही गियर का इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी गाड़ी में दिक्कत नहीं आएगी, और गाड़ी जो है फ्यूल इकॉनमी जो पॉसिबल हो सकता है वो बेस्ट निकाल के आपको देगी, और आपको जो है समस्या नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है गाड़ी चलाते हुए। स्पेशली ये चीज़ें हाईवे में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, क्योंकि हाईवे में क्या है, हम स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं लंबे स्ट्रेच में। तो यहाँ पर क्या है कि ड्राइविंग स्टाइल हमारा बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। गलियों में या फिर कंजेस्टेड स्पेस में हम गाड़ी चलाना उतने फ्रीली नहीं सीख पाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखिए और ड्राइविंग सीखना आपका काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।